हेलो दोस्तों, आपका सरशाह यूपीएससी में स्वागत है। सरशाह यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं आपके लिए, टेस्ट सीरीज नंबर 1 और ये विजन आईएएस का है। अब मैं आपको 20 क्वेश्चन दे चुका हूं पहले से ही, इसलिए इस वीडियो में इस 20 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस तो हम शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, डिटेल एनालिसिस हम करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और तुरंत शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी नागरिक की नागरिकता तब समाप्त हो जाती है जब यदि वह लगातार 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत से बाहर निवास करता हो। 5 नहीं बल्कि 7 वर्षों से करता हो, यानी ये गलत हो जाएगा। एक गलत हुआ तो ये कटा। वह भारत के संविधान के प्रति आदर व्यक्त करता है, एकदम सही। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो, ये बिल्कुल सही है। यानी दो सही यानी एक गलत, तो इसका मतलब दो तीन सही बाकी दो तो गलत। जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। अब इसमें टेस्ट नंबर 1 मैं शुरू कर रहा हूँ फिर से, ताकि बस एक शुरू हो सके यहाँ से। ये पूरी वीडियो रहेगी, पूरी टेस्ट सीरीज रहेगा इसका। ठीक है, दूसरा मूल संरचना सिद्धांत क्या है? तो यह सिद्धांत सर्वप्रथम वाद में प्रस्तुत किया नहीं, 1973 में एक वाद हुआ था, उसका नाम है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद, जो ये वाला वाद था, इस वाद में ये बात तय किया गया था कि मूल संरचना सिद्धांत यहाँ पे आया था। इसका मतलब ये गलत होगा पहला वाला। यह संविधान संशोधन करने की संसद की आत्यंतिक शक्ति का समर्थन करता नहीं, बल्कि सीमित शक्ति है। सीमित शक्ति है क्योंकि संसद को शक्ति नहीं देता पूरी तरीके से संशोधन करने की। बोलता है कि आप जो भी संशोधन करेंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना सिद्धांत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सीमित हो गया। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, डी सही हो गया। इस वाले में आते हैं हाल ही में स्थापित हुए हल्दी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। इसकी 3 बातें इसमें दिया हुआ है। मैं शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ उसका वीडियो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। हल्दी उत्पादों के अनुसंधान के लिए और विकास के प्रोत्साहन करना है, बिल्कुल सही है, और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। इसका मुख्यालय केरल में ना होकर बल्कि तेलंगाना के निजामाबाद में है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। भारत इंटरपोल कौन शुरू किया था? सीबीआई ने शुरू किया है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये पारदेशी अपराधों से निपटने के भारत के प्रयासों को सशक्त करना है। निम्नलिखित में से किसकी एजेंसी है? भारत केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक का एक विशेष अधिकारी होता है, हाँ बिल्कुल है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है, बिल्कुल संवैधानिक पद है। ये 350 ए में लिखा हुआ, जिसको का भी बोल सकते हो आप, और ये भाग जो है पार्ट 17 में है ये। ठीक है, 350 ए और पार्ट 17 संविधान के डाला गया ये। हालांकि पहले नहीं था, ये बाद में लिखा गया, बाद में इसको डाला गया, इसको बाद में संविधान संशोधन करके। जब 1956 का एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया था ना, उसी समय इसको 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको कर दिया गया था। यह संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक, तो धार्मिक नहीं बल्कि भाषाई वाला है यहाँ, वर्गों के उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों का अधिवेशन कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये धार्मिक नहीं होता, यानी इसलिए गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। छठवां आते हैं महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता के बारे में ये होगा कि संवैधानिक पद है, बिल्कुल नहीं। संवैधानिक पद है, बिल्कुल नहीं है। 76 में लिखा हुआ है, लेकिन ये महान्यायवादी के बारे में लिखा हुआ है, ना कि महाधिवक्ता के बारे में। ये मानद यहाँ पे है। और महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों संसद के कार्य में भाग ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते, सिर्फ एक ले सकते हैं। आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है ये। आर्टिकल 88 में सिर्फ एक ही भाग ले सकता है, दोनों नहीं ले सकते। चलो नंबर 7 पे आते हैं। 7 में कह रहा है कि उद्देशिका जो है ना प्रकृति में न्यायिक होती नहीं, गैर न्यायिक होती है। उद्देशिका जो है न्यायिक नहीं बल्कि गैर न्यायिक होती है, और उद्देशिका संविधान का एक भाग है, बिल्कुल भाग है ये। तो इसका मतलब पहला गलत दूसरा सही, तो पहला गलत कथन एक गलत है किंतु दो सही है। तो क्योंकि 1973 में ये बात तय कर दिया गया था कि ये संविधान इसका भाग है और ये गैर न्यायिक है, ये है। उसके बाद वित्त आयोग के बारे में 280 में लिखा हुआ है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यह एक अर्धन्यायिक निकाय, बिल्कुल सही, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 6वें वर्ष नहीं बल्कि प्रत्येक 5वें वर्ष या उससे पहले भी, अगर राष्ट्रपति को ये बात ज्ञात होता है कि हम उनको पहले बनाना, तो वो बना सकता है।
और किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि लोक व्यवस्था को का जानकार कोई हो उसको नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये भी हो गया, उसमें कौन सा कोई कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अनुशंसा केवल सलाहकारी होती है, बिल्कुल सही है, सरकार का ऊपर बाध्यकारी नहीं होता, इसलिए ये केवल सलाहकारी होता है। ये वित्त आयोग का जो होता है वो बिल्कुल सलाहकारी होता है। उसके बाद हम आते हैं 9वें नंबर पे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा गया नोरो वायरस देखा गया। इसको हम स्टमक ब्लू कहते हैं या स्टमक बग भी बोल देते हैं इसको हम। नोरो वायरस जो वृद्धि दर्ज की गई है, तो नोरो वायरस प्रसारित होता है क्यों, कैसे होता है, दूषित भोजन या जल के सेवन से बिल्कुल होता है, मल मुख या फीकल ओरल से ये भी होता है, संक्रमित जल के सीधे संपर्क में आने से भी होता है। ये तो मिटाते हैं इसको हल्का से, हाथ में आने से हो जाता है ये, यहाँ लिख दो स्टमक ब्लू। स्टमक ब्लू, ठीक है। तो हाथ मिलाना आदि से अगर संपर्क करता है कोई तो फिर तो यहाँ पे हो जाता है। नीचे देखिए कोड का तीनों कोड सही हो तो 1 2 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना है। बालकों का जो स्वस्थ विकास उसके लिए अवसरों को सुरक्षित करना है, यह आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है, ठीक है। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना है, ये 38 में लिखा हुआ है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन वन्यजीव 48A में है ये। उपरोक्त कितने निर्देशक तत्वों को संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जो 44वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब हुआ था? 44वां 1976 नहीं 1978 में हुआ था। तो एक हुआ था 42वां, एक हुआ 44वां, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये। तो एक हुआ 1976 में, एक हुआ 1978 में, इस तरह से संविधान संशोधन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि कितने हुए हैं संविधान संशोधन, जो केवल 44 के साथ हुआ है। तो ये जो पहला बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना सिर्फ यही हुआ है 39 में, बाकी सब जो हुआ है 44 में हुआ है ये सब चीजें, ठीक है। 10 नंबर हो गया। अब हम आते हैं 11 नंबर पे। कहाँ गया 11 नंबर? ये आगे चला गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन क्या है। परिप्रेक्षा यानी रेफरेंडम, प्रत्याशा, प्रत्याशी को वापस बुलाना, ये भी सही है। पहल, ये भी सही है। जनमत संग्रह, ये चारों एक साधन है इसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। आपको पता है लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है। जो प्रत्यक्ष होता है वो इसमें 4 ही आते हैं, यानी ये चारों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखते हैं कि निम्नलिखित पे विचार करना कौन संविधान की संघीय विशेषता है। जो संविधान का संघीय विशेषता, संघ मतलब राज्य भी और राज्य और संघ दोनों मिलकर काम जहाँ करते हो, लेकिन संविधान है बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मत शक्तियों के बारे में ये भी सही है। एकीकृत न्यायपालिका, क्या दोनों राज्य भी और संघ दोनों मिलकर काम करते हैं? नहीं। और ये इसके बाद क्या लास्ट में लचीला संविधान। लचीला संविधान नहीं बल्कि कठोर संविधान हमारे यहाँ अपनाया गया है। कठोर संविधान अपनाया गया है जब हम संघी की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी अलग नहीं हो सकता, हम अलग नहीं हो सकते कोई भी, और हम एकीकृत प्रणाली अपना लेते हैं, इसलिए एकीकृत न्यायपालिका और ये नहीं होगा, बाकी 1 2 ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये संघी विशेषताएं हैं। लचीला संविधान संघी विशेषता नहीं हो बल्कि कठोर संविधान की विशेषता होगी। 13 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की। आपको पता है पोर्टफोलियो कब? 1861 में किया गया था, सीधी सी बात। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया। बाकी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1909, बड़े इंपॉर्टेंट है, बात काम करते हैं, बार बार आते रहते हैं। अब भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में बात करना है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के किसी निजी सदस्य के द्वारा पुरस्तापित नहीं किया जा सकता, गलत है। चाहे जो कर दे, संविधान संशोधन है, चाहे जो कर दे, बस उसको मान्यता होनी चाहिए। और क्या, कि अगर वो मान्यता प्राप्त है तो कोई भी संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है, जो मंत्री नहीं है उसको बोलते हैं हम क्या? निजी बोलते हैं। मान लीजिए संसद में 400 लोग हैं, अब 400 लोग सभी मंत्री नहीं होंगे ना, मंत्री तो कुछ ही लोग होंगे मंत्री, तो जो मंत्री नहीं है उसको बोलते हैं निजी व्यक्ति, निजी सदस्य बोलते हैं उसको। लेकिन वो सांसद तो है ना, लेकिन वो सांसद तो होता ही है।
बस, लेकिन वो निजी होता है, लेकिन वो भी संशोधन की प्रक्रिया कर सकता है। और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। अगर कहीं भी एफआर का उल्लंघन हुआ, चाहे 368 में किसी में भी हो, तो वो एफआर के खिलाफ उसको जाएगा तुरंत, और उसको मिलता है, फिर न्यायालय उसको सलाह देती है, न्यायालय उसको रक्षा करती है। और इसमें दो सही है, वाली पहला गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मराठी के अतिरिक्त निम्नलिखित भाषाओं के समूह में से किसे शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है? आपको पता होना चाहिए कि तमिल, संस्कृत, कन्नड़, पाली। यहाँ पे देखो, मराठी, पाली, प्राकृत, और ये हो जाएगा हमारा असमिया और बंगाली। लेकिन 6 पहले दिए गए थे, ये जो 5 अब दिए गए हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम और ये उड़िया, ये पहले से 5 थे, 6 पहले थे, अब 5 और दे दिए गए, जिसमें मराठी भी शामिल किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन होगा। अब 10, 11, 16 नंबर देखते हैं। जो राज्य के डीपीएसपी है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय संघ के अधिकृतों को उन नए सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हुए। बिल्कुल सही है। ये विधि की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं, ये भी सही है। ये सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा से परे एक साझा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तो यानी तीनों सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन 1949 में हस्ताक्षरी संविधान के मूल उद्देशिका में शामिल नहीं था? आपको पता होना चाहिए, जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था, उसमें 3 वर्ड डाले गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बस इसको हटा दो, बाकी 2 बच्चे हैं, एक गणतंत्र बचा, संप्रभुता बचा। तो आप ये इसको, तो क्या नहीं है? तो ये दोनों नहीं है। इसको अगर ये भी होता तो ये भी लिख देते हम। तो ये दोनों नहीं है, बाकी ये गणतंत्र था, ये संप्रभुता था इसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? आपको पता होना चाहिए, जो संविधान बन रहा था, संविधान सभा ने बहुत सारी समितियां बना रखी थी, तो उसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसकी स्थापना होती है 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रारूप समिति की स्थापना, प्रारूप समिति, जिसके हेड कौन थे पता है आपको? अंबेडकर जी थे इसके हेड। तो इसमें कितने लोग थे? 7 लोग थे इसमें। अंबेडकर जी थे, अयंगर जी थे, उसके बाद मुंशी जी सादुल्ला जी थे और माधव जी थे। उसके बाद एक और हैं, ये क्या, कृष्णमाचारी जी थे, फिर अय्यर जी भी थे। अब इसमें कृपलानी जी नहीं थे इसमें। तो कौन नहीं थे? कृपलानी जी नहीं, बल्कि मुंशी जी, सादुल्ला जी और कृष्णमाचारी जी सब लोग थे इसमें, लेकिन ये नहीं थे, बल्कि 7 लोग थे, अयंगर भी थे, इस तरह से। अब आते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर के हाल में चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता 2004 में शुरू हुआ। क्वाड समूह जिससे बात करता है, तो क्वाड अपने सहयोग की 20वीं वर्षगांठ मनाई। निम्नलिखित में देशों में से कौन से क्वाड समूह के सदस्य हैं? तो 2004 में स्थापित हुआ क्वाड में इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए, जापान। सिर्फ यही इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, यही सही होगा, बाकी सब गलत। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः नहीं समाप्त होगा। सशस्त्र विद्रोह नहीं होता, बल्कि ये कब होता है? जब विद्रोह ऐसा हो जो बाहरी देशों से बाह्य युद्ध हो जाए। कौन सा? एक हो जाए बाह्य युद्ध हो जाए। अगर बाह्य युद्ध हो गया, बाह्य युद्ध कैसे लिख दे उसको हम? बाह्य युद्ध हो गया, या कोई आक्रमण हो जाए इंडिया पर। अगर आक्रमण हो गया तो जो राष्ट्रीय आपात लगता है उसमें 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर होता है, कोई आपात लगता है, तो वहां पर स्वतः समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निर्मित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आर्टिकल 359 में लिखा हुआ ये चीज, ये कर सकता है। तो इसमें केवल सही है 2, बाकी है गलत। अब हम देखो क्या करते हैं। अब ये 20 क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि 20 क्वेश्चन हम आपको बहुत जल्दी करवा देंगे, क्योंकि ये हो चुका था। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन से हम आते हैं, फिर से देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, पढ़ते हैं इसको ध्यान से, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको हम। चलो भाई, तो हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अवरोही मतलब कि घटते क्रम में, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से हमें अरेंज करना है। एक होता है आरोही क्रम, इसका मतलब कम से फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से, यानी बढ़ते क्रम। और एक होता है घटते क्रम। तो हमें देखना है घटते क्रम, यानी सबसे ज्यादा पहले कौन हो, उसके उससे कम हो कौन, उससे कम कौन, उससे कम हो, इस तरह देखना है हमें। ठीक है, देखते हैं, अभी हम दिखाते हैं आपको। 29 है, 21 है ना, यहाँ जो 21 है। तो अवरोही क्रम देखना, पहले कृषि है, अवशिष्ट है, औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं, और ऊर्जा है। इसमें सबसे ज्यादा कौन, देखिए ऊर्जा जो है ना, लिख लेते हैं, ऊर्जा है 75.66% इसका होता है। उसके बाद कृषि होता है हमारा 13%, 13.72% होता है। फिर औद्योगिक प्रक्रियाओं से जो निकलता है वो 8.6। फिर अपशिष्ट निकलता है हमारा कितना, 2.56। सबसे ज्यादा ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, यानी ऊर्जा, कृषि, औद्योगिक और अपशिष्ट। ऊर्जा, कृषि, ऊर्जा 4 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे कृषि 1 नंबर यहाँ पर है, तो बी सही हो जाएगा इसका हमारा। इसलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह बनाएंगे कि ये सही हो गया हमारा कौन सा, बी। तो ऊर्जा कितना आपको पता होना चाहिए, ऊर्जा हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, ये 75.66% है ये। ठीक, उसके बाद कृषि की बात करिए आप, कृषि है 13.72%। उसके बाद बात करें औद्योगिक प्रक्रिया और 0 नहीं 8 है ये, 8.06% है। फिर अपशिष्ट की बात करेंगे आप, तो अपशिष्ट में आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा ये 2.56%। इसका मतलब अभी से अरेंज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हमारा ये, फिर ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। ठीक है, यानी सही हो गया हमारा ये 21 हो गया। अब आते हैं 22 नंबर पे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को कौन सा सही है आपको बताना है, कौन सा सही है वो बताना है आपको। ठीक है, संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ विशेष कानूनों को निरस्त करने की अनुमति नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान रखना इस बात को, भाई क्या अनुमति नहीं थी उसको, अनुमति उसको नहीं थी। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक, यद्यपि उसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किंतु भारतीय देशी रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति की घोषणा नहीं की। आप देख रहे हो कैसे बना रहा है, इसने देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी को चुनने का विकल्प दिया। ये गलत है, क्यों, क्योंकि स्वतंत्र रहने की अनुमति दी थी, पहली बात, इसलिए गलत हो गया ये। भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, बिल्कुल कर दिया था, किंतु भारतीय देशी रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति घोषणा नहीं की, समाप्त कर दिया था, वो समाप्त हो गया, कहा भाई तुम दोनों अपना अपना समझो। जो वायसराय का पद था वो समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही, ये सही होगा। और संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ विशेष कानून को निरस्त करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा नहीं, सारे कानून संविधान सभा सबको खत्म कर सकती थी, पूरी ताकत थी उसके पास, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 उपर्युक्त मूल अधिकारों में से कितने केवल राज्य की कार्यवाहियों के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। आपको ये देखना, जो 17 है ये राज्य का तो है, प्लस निजी व्यक्ति अगर किसी को खराब, किसी को तकलीफ देता है, स्पृश्यता के बारे में इसमें बात किया गया, स्पृश्यता के बारे में बात किया हुआ, किसी के आचरण को निषिद्ध करता है, तो राज्य के साथ साथ निजी भी इसमें शामिल किया गया है। केवल आप ये ना मत समझिए केवल वही है, कि ऐसा नहीं है, राज्य के साथ साथ इसमें निजी व्यक्ति को भी शामिल किया गया है। इसको यहाँ से इस वाले में निजी व्यक्ति को भी शामिल। तो 23 नंबर क्या है आपको पता है, मानव के दुर्व्यापार
या बेगार की बात करता है, बलात्श्रम की बात करता है, तो राज्य तो नहीं करवाएगा, लेकिन निजी व्यक्ति भी नहीं करवाएंगे। यहाँ अगर राज्य केवल राज्य की नहीं, अगर केवल नहीं होता, अगर राज्य केवल होता तो समझ में आता कि चलो ठीक है राज्य की बात कर रहा है, लेकिन अगर केवल शब्द लिख देने से ये बात गड़बड़ हो गया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि निजी भी है, केवल केवल एक ही बात कह रहा है ये। 24 में क्या है, जो 14 वर्ष से कम आयु के कोई बालक है उसको कल कारखाने में काम करने को रोका जाएगा, कोई काम पर उसको प्रतिबंध है। अब ये राज्य भी नहीं करवाएगा और निजी भी नहीं करवाएगा। इसका मतलब केवल, जो केवल शब्द है, अगर ये नहीं होता यहाँ पे, कितने राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं, ये सही हो जाता। इसलिए हम देखेंगे कि इसमें इसके हिसाब से तीनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा फट से। ठीक है, हमने डी सही कर लिया। फिर 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी का पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन किया। इस संदर्भ में गोमती नदी के संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए। गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। ये देखो भाई, लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर शहर गोमती के तट पर स्थित है। ये तो सही है, दो तो सही है पक्का, लेकिन इसका उद्गम कहाँ पे होता है? ये बता, कोई बता सकता है इसको? ये इसका उद्गम कहाँ पे होता है? इसका उद्गम होता है यूपी। यूपी का एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत के पास गोमल ताल, गोमल सॉरी गोमत है, गोमत। अरे यार, गोमत ताल से इसका वो होता है। और आपको बताइए उत्तर प्रदेश में ही है। तो पीलीभीत कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ लिख दूँ? यूपी। यहाँ पे लिख देता हूँ यूपी। ठीक है, अभी सही हो गया। तो इसका मतलब सही कौन सा होगा? सिर्फ हमारा बी सही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा गलत। गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है? पीलीभीत गोमल ताल से होता है, गोमत ताल से, गोमत ताल से होता है। अच्छा, इस गोमत ताल को ना फुलहर झील भी कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। इसका एक नाम और है, फुलहर झील भी इसका नाम है, फुलहर, फुलहर झील भी इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में बात करना है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है कि नहीं? बिल्कुल है। शक्ति का पूर्ण पृथक्करण, ये है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शक्तियों का पूर्णतः पृथक्करण नहीं हुआ है संसदीय शासन में, क्योंकि मिला रहता है ना एक दूसरे को। विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार, विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार बिल्कुल होता है भाई इसमें। तो इसमें कौन सही? एक सही, दो सही, बल्कि तीन गलत। इन दो गलत हो गया, तो इसमें सही कौन सा होगा? केवल ए, जिसमें क्या है एक और तीन सही, बाकी दूसरा जगह गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खड़िया यानी सोप स्टोन के अधिनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है। खड़िया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के खड़िया के भंडार का 50% से अधिक हिस्सा राजस्थान में संचित है। क्या ये सही है? तो ये सही है, केवल 50% ज़्यादा है भाई वहाँ पे। लगभग आप ये समझो कि आप ये लगभग कितना हो सकता है, 57% के आसपास है वहाँ पे। ठीक है, 57% का। खड़ी एक कायांतरित चट्टान है बिल्कुल से, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टाइल से निर्मित होती है। ये भी सही है, यानी सही हो जाएगा हमारा कौन सा? एक और दो। फिर भारत के 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में देखते हैं। महान्यायवादी जो आर्टिकल किसमें 76 में है, ठीक है, के संदर्भ में इसे संसद सदस्य को प्रदत्त सभी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का अंग होता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा भंग होने पर स्वतः ही त्यागपत्र दे देता है, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा के भंग होने से इसके त्यागपत्र देने से कोई संबंध नहीं है, एकदम सीधी सी बात है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है।
तो मैं कहीं पे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक, प्रसाद पर्यंत ये काम करता है। तो इसलिए कौन सा, एक और दो सही, यानी ये सही हो गया। कौन सा सही, दोनों। 27 नंबर क्वेश्चन में। 28 में आते हैं, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का कार्य नहीं है, ये बताना है आपको। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कदाचार के मामलों की जांच करना, बिल्कुल करना है इसको। बम विस्फोट, विमान जहाज की हाईजैकिंग, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले, सामूहिक विनाश, ये नहीं होगा भाई। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों, ये होगा, क्योंकि पेशेवर की अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले गंभीर अपराधों की जांच करना है, अपराध के आंकड़ों का अनुरक्षण करना है, आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करना है, भी ये सही है। यानी अगर क्वेश्चन देखा जाए इस हिसाब से कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसके हिसाब से, तो मुझे कौन सा लगाना पड़ेगा, फिर हमें ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं शब्द यहाँ पे दिया हुआ। बाकी ये सब सीबीआई के कार्य हैं, ये कार्य सीबीआई का है, ये कार्य सीबीआई का, और ये भी कार्य सीबीआई का, लेकिन ये कार्य सीबीआई का नहीं है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 हो चुका है। ये सीबीआई, हाँ सीबीआई की ये 1963 में स्थापना हुई थी, सीबीआई की स्थापना, और ये कार्यकारी आदेश से हुआ था, ये भी याद रखना आप। ये वैधानिक संस्था है, ये वैधानिक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध नहीं है, तो उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी कर सकता है, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सीधी सी बात है, वो यही जारी करेगा। 29 का ए। लोकसभा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार देखा जाए कि लोकपाल के लिए गठित चयन समिति में कौन लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बिल्कुल होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश ये भी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष ये भी होगा, और लोकसभा में विपक्ष का नेता ये भी होगा, एक विख्यात विधिवेत्ता, सभी होंगे इसमें। तो एक दो इस 20 सही होगा इसका मतलब, 30 का सभी होंगे। बिल्कुल 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 सभी होंगे। प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश तो होता ही है। यह एक क्या काम करता है ना, ये क्या करता है कि कोई उच्चतम न्यायालय का कोई वर्तमान न्यायाधीश भी हो सकता है। ये वाला, ये चीज याद रखना है, अगर मान लो वो नहीं है तो। उसके बाद हम आते हैं 30 के बाद 31 नंबर पे क्वेश्चन पे। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई, नहीं भाई, 1919 में कर दिया गया था ये पृथक निर्वाचन से शुरुआत, यानी ये गलत हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, निम्नलिखित कौन सा सही बात करना है आपको। तो ये भी नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय विधान परिषद को दो सदनों वाली द्विसदनीय विधायिका प्रतिस्थापित कर दिया था। जो ये द्विसदनीय विधायिका है ना, इसको हटा करके क्या कर दिया, भारतीय विधान परिषद बना दिया गया था। यहाँ पे भारतीय विधान परिषद बना दिया गया था, विधान परिषद ये बना दिया गया था। ठीक, इसलिए ये भी हो जाएगा हमारा गलत, इसका मतलब हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के संदर्भ में लिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है। तो पहले देखना है कि यूएनसीईबीडी का गठन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत किया गया है। यूएनसीईबीडी 31 सदस्य और 16 अंतर्राष्ट्रीय शामिल हैं, बिल्कुल सही है ये बात। तो उसके बाद सही नहीं कौन सा, भारत यूएनसीईबीडी सदस्य नहीं है भाई, सदस्य तो है पहले से ही, ये सदस्य नहीं क्यों कह रहा है फिर ये, तो ये सदस्य है। यूएनसीईबीडी का वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, वर्तमान अध्यक्ष नहीं, हाँ वर्तमान तो दक्षिण अफ्रीका ही है ना, दक्षिण अफ्रीका, हाँ बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका, तो सी सही है इसका। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रहे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में बात करना है। यह मध्य प्रदेश की अवस्थित है, बिल्कुल अवस्थित है। इंद्रावती नदी इस बाघ अभयारण्य से गुजरती नहीं, यहाँ पे गंगा बहती है, यमुना बहती है, गंगा नहीं, यमुना, गंगा तो जाती है, उसके साथ नर्मदा बहती है यहाँ पे।
तो क्या बहती है यहाँ पे? गंगा नर्मदा, ठीक, ये बहती है, बल्कि दो प्रमुख घाटी यहाँ पे हैं, इसलिए ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सही हो जाएगा इसका? ए। कौन सा सही है? ए। 33 हो गया। फिर 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? ये असम में है। किस राज्य में अवस्थित है? असम में है। ठीक है, 34 का डी सही हो गया। जरा से एक बार देखते हैं कि क्या है हुलोंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य को पूर्व में गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य या हुलोंगा पार, समझ लो ऐसे लिख रहा हूं मैं, हुलोंगा पार आरक्षित वन के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और ये असम में अवस्थित है, पृथक संरक्षित क्षेत्र है, ये एक सदाबहार वन क्षेत्र है ये जो हुलोंग गिब्बन है ये। ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं भारत में लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आती हैं? मंत्री संसद में दिए गए वक्तव्य के संबंधित मामलों के लिए नहीं भाई, जो संसद मामला देगा वो उसका नहीं होगा। सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं, जो भी सरकारी सहायता प्राप्त होंगी वो भी नहीं होगा इसमें। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत धन प्राप्त करने वाली संस्था, सभी संस्थाएं ये भी नहीं होगी। इसका मतलब सही चूज करना डी। ले भाई, यानी एक भी नहीं हुआ, सीधी सी बात है। जो लोकपाल का क्षेत्राधिकार मंत्रियों तक विस्तृत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संसद में जो बात करेंगे वो भी उस पर जांच आएगा, जांच नहीं कर सकते इस पे। हाँ, दूसरी बात क्या है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। यद्यपि सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थाएं होंगी लोकपाल क्षेत्राधिकार में आती हैं। अगर सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान तो होगी, लेकिन अगर सरकार से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सरकार का वित्त पोषित होगी तब वो आएगी उसके अंदर। उसके बाद अगर आप इसको देखें ध्यान से तो लोकपाल के और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में क्या बोलता है? उसने कहा कि जो विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत क्या हुआ है कि विदेशी स्रोतों से प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक अगर धन आ रहा है, 10 लाख से धन आ रहा प्राप्त करती है तो लोकपाल क्षेत्र में आती है। तो विषय के तहत सभी, तो मान लो 10 लाख से कम अगर है तो वो नहीं आएगी। प्रति वर्ष की बात कर रहा है तो वो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। तो 35 का हो जाएगा हमारा, एक भी सही नहीं है। अब बात करते हैं 36 को। 36 वित्तीय आपात की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्तीय आपात की बात कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है ये। इसको ये ले लेते हैं, वित्तीय आपात घोषणा, केंद्र राज्यों को मामले पूर्ण नियंत्रण रहता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि अब जब ये पूरा मामला केंद्र के अंडर में आ गया तो फिर रखना लाजिमी हो जाएगा। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब कितने सही है? तो इसमें सभी तीनों सही हैं। ठीक है, तो 36 हो जाएगा सी। फिर हम देखते हैं 37 में देखते हैं हम, संविधानवाद सीमित सरकार से संबंधित है, बिल्कुल सही। और भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व संविधानवाद लागू करते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला सही और दूसरा गलत। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, कथन ये गलत, ये कट गया। कथन एक दो सही, दोनों व्याख्या नहीं करते हैं, बिल्कुल से गलत। कथन एक सही, बिल्कुल सही, किंतु कथन दूसरा कथन गलत है, बिल्कुल सही। ये वाली बात साबित हो गई। देखिए, जो डीपीएसपी है ना, जो डीपीएसपी वो क्या करता है, सरकार पर प्रतिबंध या सीमाएं नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये परिवर्तनीय नहीं होता है और ये देश के शासन के लिए मूलभूत तत्व है बस केवल।
कि जब जो देश का शासन चलता है ना उसके लिए ये मूलभूत तत्व होते हैं, मूलभूत तत्व होते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय मतलब लागू होने योग्य, ये प्रवर्तनीय नहीं है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है भाई। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक जारी किया है? आपको ये बताना है। तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। अरे क्या हो रहा है? और सुरक्षा ने विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया, विश्व बैंक ने जारी किया, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने जारी किया और इंटरपोल ने जारी किया। तो ये जारी हुआ विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। इसके अलावा और भी रिपोर्ट जारी करता है, जैसे आप वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट भी देखते हैं ना, तो वो भी जारी करता है यही वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स जारी करता है, मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है ये। ठीक है, इस तरह से कई जारी कर देता है ये। 39 देखते हैं कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। अगर राज्य कोई मनमानी कार्रवाई करता है तो उसके विरुद्ध है, बिल्कुल सही होगा भाई। हाँ, संसद साधारण अधिनियम द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा सकती है? नहीं, साधारण नहीं लगाएंगे। राज्य की नीति के निदेशक तत्व इनके कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं करते हैं। करते हैं भाई, आप देखोगे कि अभी आपको आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ चीजें हैं, ये तुम्हारा सही हो गया, ये गलत हो गया। अब आपको बताते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे अगर आप देखो कि आर्टिकल 31A देखिए, का जिसको बोलते हो आप, उसके बाद 31 खा देखिए, ये सब मूल अधिकार पर वरीयता रखते हैं भाई। 31 गा भी देखिए आप समझ रहे हैं? ये सब ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पे मूल अधिकार पर भी ये भारी पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा गलत हो गया, यानी केवल एक सही है बस। तो 39 का सही कितना हो जाएगा हमारा? 39 सही हो जाएगा एक, यानी ए। फिर नंबर आता है 40 पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की उद्देशिका संविधान के अधिनियमन के बाद जोड़ी गई, बिल्कुल सही है। उद्देशिका बाद में जोड़ी गई ना, सीधी सी बात है, क्योंकि 22 जनवरी 1947 को ये लाया था ये, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया गया था। लेकिन लाया कब गया था इसको? 13 दिसंबर 1946 लाया गया था इसको। उद्देशिका को सबसे अंत में संविधान से समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था, ये भी सही है एकदम। यानी इसकी व्याख्या भी कर दे रहा है ये। कथन एक कथन दो सही है, कथन दो एक की व्याख्या करता है, एकदम सही है। कौन सा सही है? इसलिए देखिए 40 का ए सही है। अब आते हैं हम अब आते हैं 41 में। विश्व के पहले क्रायो बार्न बेबी प्रवाल, प्रवाल का नाम आया तुरंत याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, तुरंत याद रखना फट से। को निम्नलिखित में किस स्थान पर सफलतापूर्वक लगाया गया है? पकड़ो ऑस्ट्रेलिया को। मालदीव कोरल रीफ नो, बेलीज नो, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे? वहीं पे है, ऑस्ट्रेलिया में ही है ये, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको और अच्छे लिख देते हैं हम, ऐसे करके इससे लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर आते हैं 42 के पास। संविधान की उद्देशिका के संदर्भ बात करना है। उद्देशिका निम्नलिखित है, उल्लिखित है कि संविधान अपनी शक्ति संसद से प्राप्त करता नहीं भाई, संसद नहीं है, बल्कि संविधान अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त करता है, भारत के लोगों से। भारत के लोग, वो पहले ही एक वर्ड डाला हुआ है, भारत के लोग से। भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसकी शुरुआत उद्देशिका से होती है। नहीं, एकमात्र नहीं है, बहुत सारा, अमेरिका भी उसी में है। एक ये भी कट्टा, यानी कौन सही है? ना तो एक ना तो दो, तो 42 का कौन सा? डी सही हो जाएगा 42 का। अब आते हैं 43 में। 43 आता है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जो झंडे वंडे को, कोई झंडे को तकलीफ देता है, राष्ट्रीय ध्वज को अनादर करता है, उसकी बात कर रहा है ये। हाँ, उसके बाद है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967।
उपरोक्त में से कितने अधिनियम मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन को प्रभावित करता है? जो हमारा मूल कर्तव्य है उसके कार्य को जब ये प्रभावित करता है, तो आपको पता है अगर किसी ने राष्ट्रीय गौरव अपमान का निवारण का प्रॉब्लम किया तो उसको जो है इसके तहत कुछ ना कुछ दिया जाएगा, नहीं प्रभावित किया उसको। और उसमें और ये भी है कि अब वोट देने का अधिकार भी शामिल किया गया उसमें। फिर वन्य मूल अधिकार में वन्य जीव इसकी रक्षा करना है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, अगर किसी ने विधि विरुद्ध कोई काम किया तो उसके निवारण के लिए भी हम आगे आएंगे। तो ये मूल कर्तव्यों जो हमारा कर्तव्य भी है हमेशा ना करें, और अगर करते हैं इस तरह से तो हम इसके तहत पकड़े जाएंगे। कोई संगठन है मान लीजिए, उसको गैर कानूनी हम घोषित कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए और इसमें कोई धर्म के नाम पर कोई वोट मांग रहा है, कोई जो है जाति के नाम पे, मूल के नाम पे इस तरह कोई मांगता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए मतलब कौन सही हो जाएगा इसमें? चारों सही हो जाएगा, डी, ठीक है। नंबर 44 के देखते हैं। 44 में भारतीय संविधान मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला है रखता है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहिए के समान है और समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान की मूल भावना के का हनन होगा। उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय में कहा गया? एक तो ये आप कहा गया केशवानंद भारती, इसमें कहा जाएगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत सिद्धांत की बात की जाएगी इसमें, मूलभूत सिद्धांत। अब इस मूलभूत, अरे यार, मूलभूत सिद्धांत, अब इस मूलभूत सिद्धांत की पुष्टि कहाँ पे होगी? मिनर्वा मिल्स में। और यहीं पे कहा जाएगा वो चीज कि जो ये एफआर है और जो डीपीएसपी है ना, इन पे संतुलन बनाने के लिए की बात किया जाएगा इसमें। और ये केस हो जाएगा हमारा 1980 का केस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 45 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य पड़ोसी देश को आध्यर्पित कर सकता है? यानी ये भारत है, इसका छोटा सा इलाका किसी को दे सकता है। संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से संविधान संशोधन द्वारा की, ये सही होगा। किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना कार्यपालिका आदेश नहीं। उसका आधे राज्यों के विधानमंडलों से अनुमोदित संविधान संशोधन द्वारा, ये भी नहीं। यानी बी सही होगा इसका 45 का। सीधी सी बात है कि अगर भारत का कोई भी पार्ट है और किसी किसी को देना चाहता है तो किसी दूसरे देश को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से विधेयक पारित करेंगे और संविधान संशोधन करेंगे, उसके बाद ही होगा, वरना नहीं। क्योंकि अखंड भारत है, अखंड भारत को अगर आप खंडित करने जा रहे हो तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला संघ ही हो जाएगा, संघ का मामला हो जाएगा, फिर ये आसान नहीं है। इसलिए उसके बाद हम आते हैं 46 क्वेश्चन नंबर पे। निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 के में उपबंधित किए गए थे? केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन हो गया, यानी केंद्र में हटा दिया गया और कहाँ लगा दिया? प्रांत में लगा दिया गया। इसका मतलब फिर, हाँ भाई, तो फिर कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं भाई, ये जो केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन है, केंद्र में नहीं हुआ था बल्कि प्रांतों में हो गया था। याद रखिएगा, प्रांतों में उन्मूलन हो चुका था लेकिन केंद्र में तो लगाया गया था, ठीक है, स्थापित किया गया था केंद्र में शासन 1935 के तहत। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये बात सही है। भारत से बर्मा अलग कर दिया, ये भी सही है, 1935 में अलग कर दिया गया था। कौन सा सही है? 2 और 3, 2 और 3 बी में सही है, ठीक है भाई, हमने अलग कर दिया। फिर 47 देखते हैं कि कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इसकी विशेषता नहीं है? स्थिर सरकार होती है, अध्यक्ष प्रणाली में होती है। विशेषज्ञों द्वारा क्या करते हैं? विशेषज्ञों द्वारा सरकार संचालन होता है, बिल्कुल सही होता है। उत्तरदायी सरकार सीमित प्रतिनिधित्व ये होता है, लेकिन उत्तरदायी सरकार नहीं होती है, इसका मतलब ये सही होगा। सरकार उत्तरदायी नहीं होती है उसमें, जो मन में जिसको आता है फिर वही करते हैं वो लोग। मतलब सरकार, जैसे अमेरिका सरकार है, अपने मन से ज्यादा काम करती है, जिसको मन में करे ना वरना ना करे। ये कटा और ये कटा, यानी ये सही हुआ। उसके बाद अब आते हैं, देखते हैं भारत सरकार के बारे में। एक कौन सा पेन है यार ये, अच्छा चल रहा है ये तो।
सरकार किसी भाषा को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है। सरकार भारत सरकार किसी व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है यदि यदि क्या यदि यदि उसने भारत में कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा। अरे संसद थोड़ी ना कोई जा रहा है जो किस में जाता है, राज्यसभा में जाते हैं वो, उसका ये है, इसका मतलब ये नहीं होगा भाई कुछ भी डाल डाल दोगे आप। कहाँ चला गया। उसके बाद आप देखिए, उसे नागरिकता प्रदान की जाती है तो उसे भारत में निवास करने का, भारत सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधीन कार्य करने का आशय रखता हो, तब तो उसको दे देंगे हम देशीकरण। वह नागरिकता हेतु आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने की अवधि से पूर्व के 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में निवास करता हो। याद रखिएगा, लगभग 14 वर्षों में से कम 11 वर्ष भारत में निवास किया हो, तब तो उसको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बात सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही है, ये बी सही है। ठीक है, तो 48 सही हो जाएगा बी। फिर हम आते हैं 49 पे। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत उपबंधित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम विचार करते हैं आपातकाल के बारे में। ठीक है, कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के किसी विशेष भाग तक ही सीमित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है भाई, वो तो कर सकता है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के सलाह पर नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है भाई। ये यहाँ पे लिखो आप, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। ये मंत्रिपरिषद यानी ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, कौन सा सही है, केवल एक सही है, 59 ए। 50 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका मूल संरचना का हिस्सा है। आप देखिए, मिनर्वा मिल्स याद आ रहा है आपको, या एसआर मुंबई याद आ रहा है, इंदिरा साहनी याद आ रहा है। तो एक हुआ था एसआर मुंबई में, ये हुआ था 1994 का केस है ये। इसमें जो है मूलभूत हिस्सा मान लिया था किसको, कि उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका जो है ना मूलभूत संरचना का हिस्सा है। 1994 जाके माना था ये। बाकी भाग है, इसमें कहा गया था संविधान का भाग है वो, ये तो कियोतो होलोहरान होतो होलोहन ये है। 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं, यानी संसदीय सही नहीं बल्कि अध्यक्षीय सही है। अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल कर देता है भाई, ये तो करता है, ये करता कर देता है, इसको कोई दिक्कत नहीं सब चीजों करने में, कर देगा। संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं, कि ये अध्यक्षीय व्यवस्था सही है। स्थिर सरकार होती है, बिल्कुल सही होती है। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव की कमी होती है, किसमें कमी होती है, संसदीय में होती है कि अध्यक्षीय में बहुत ज्यादा होती है। और फिर हम देखते हैं कि जनता की राय के प्रति अनुक्रियाशील, कोई राय नहीं मिलती है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव में कमी, ज्यादा टकराव रहता है क्योंकि वो सब एक साथ काम करते रहते हैं, ज्यादा जो है कोई एक दूसरे बात करता नहीं सही तरीके से। तो इसमें सही हो जाएगा बी, यानी 1 और 2, ये सही हो जाएगा हमारा। 51 हो गया। उसके बाद आप देखते हैं 52, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में बात करूंगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है, बिल्कुल होती है भाई, उसकी मंजूरी तो चाहिए चाहिए। राष्ट्रीय आपात है ना ये, अच्छा राष्ट्रीय आपात है ये, तो वो ले लेता है राष्ट्रपति जब मन करता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात में जब राष्ट्रपति मन में आता कर देता है। राष्ट्रीय आपात को हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है, नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है, ये भी सही नहीं है भाई, अधिकतम वर्ष 3 वर्ष नहीं होती, अधिकतम वर्ष 6 महीने होती है, और हर 6 महीने के बाद इससे आप अनिश्चित काल के बढ़ा सकते हो आप। 6 माह होती है
और अनिश्चित काल के लिए इसे बढ़ा सकते हो, अनिश्चित काल के लिए इसे बढ़ा सकते हो, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पे। ठीक है, ये कह रहा है कि सरकारी पोर्टल है ये और ये उद्देश्य है। ठीक है, कह रहा है कि अन्न चक्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूल कूलन उपकरण, स्कैन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्यों के लिए सब्सिडी के दावे की प्रक्रिया को सरल बनाना, ये जरा सही दिख रहा है, एकदम मिला हुआ है तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन आप आगे बढ़ोगे तो जो अमृत ज्ञान कोश है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, नहीं, अमृत ज्ञान ये नहीं करेगा भाई, अमृत ज्ञान ये नहीं कर, तो ये गलत हुआ। फिर से देखते हैं इसको काट के, यानी हमको देख रहे हैं हम तो, ये हुआ गलत, ये हुआ सही, और अन्न चक्र में क्या होगा, ये भी सही होगा क्या, मुझे लग रहा है 53 का अन्न चक्र ये भी सही होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन हेतु उपकरण, अन्न चक्र, यानी केवल 2, ये सही है, केवल 2 सही है। तो 53 का 2 सही है, अन्न चक्र और स्कैन की बात करेंगे आप, दोनों सही हो जाएगा। ये पोर्टल है, एक तरह के पोर्टल है, ये शुरू किया गया है जो पीडीएस के तहत काम करता है ना, पीडीएस के तहत काम कर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की बात कर रहा है, इस तरह की उसकी बात कर रहा है ये। और 54 देखते हैं, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, गैर नागरिकों या विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये तो बहुत सरल हो जाएगा हमारा। ठीक है, निजता का अधिकार, गैर ये अधिकार है भाई, उनको भी है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इनको नहीं है, यानी ये हो जाएगा सही। और विदेशियों को उपलब्ध नहीं है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है उनको। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये भी नहीं है। धार्मिक अन्य धार्मिक कार्य कर सकते, सारी शांतिपूर्व सम्मेलन का अधिकार ये उनको नहीं दिया गया है। अधिकार बात करते हैं, यानी 2 और 4 बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन में। इसका मतलब है कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है क्या, वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, बल्कि निजता का अधिकार सबको है, और धार्मिक ये निजता का अधिकार सबको है। उसके बाद ये आप देखोगे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता सबको दी गई है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। फिर पूछा एकात्मक विशेषता, अभी दिखाते हैं कौन सा नहीं है। एकल संविधान है, आपातकालीन प्रावधान ये भी है, अखिल भारतीय सेवाएं ये भी है, द्विसदनीयता, जैसे द्विसदनीय की बात कर रहे हैं, यानी केंद्र की बात कर रहा है और राज्य की बात कर रहा है, केंद्र प्लस राज्य। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे इसने दोनों की बात किया, तो इसका मतलब हमारा ये हो गया कि ये जो है एकात्मक विशेषता नहीं है, यानी सही होगा हमारा ये। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते इसको यार, क्या गोचामाजी कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक, सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों की प्रयोज्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त दोनों कर सकती है। सशस्त्र बलों के सदस्य अभिव्यक्ति में केवल सैनिक शामिल हैं और सशस्त्र बलों के गैर लड़ाकू सदस्य शामिल नहीं है। कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो आप देखिए इसमें ना सशस्त्र बलों के गैर लड़ाकू सदस्य शामिल नहीं, यही गलत हो जाएगा, बाकी ये तो सही हो जाएगा। निरस्त दोनों कर सकती है। संसद सदस्य सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त दोनों कर सकती है, बिल्कुल सही है ये।
यानी इसमें तो केवल एक ही सही होगा, केवल ए। अब आते हैं आप देखिए 57, राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्तों के संदर्भ में बात करना है आपको। राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्तों के बारे में बात करना है आपको, हाँ। और देखना कौन सा सही है। वे 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं। राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते नहीं भाई, वो तय कर दे, यही बहुत बड़ी बात है। बल्कि जो राज्य का मुख्य सचिव होता है उसके समान होता है। आप इसे कहिए यहाँ पे राज्य के मुख्य सचिव के समान, राज्य के मुख्य सचिव के समान होता है, ये सचिव के समान होता है। ठीक है भाई, तो इसमें सही होगा कौन सा, ये वाला सही, केवल एक सही होगा बस, यानी 57A। अब 58 आता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग याद आ रहा है आपको कुछ, जिसका नाम है CVC। यह एक संवैधानिक निकाय है। ओहो, ये भाई CVC एक्ट से बना था या संविधान में इसकी स्थापना की गई थी? ये संविधान में इसकी स्थापना नहीं किया गया भाई, यानी ये हो जाएगा गलत। ये जो है ना एक आदेश था, कौन सा सही नहीं है, देखो ये यहाँ पे देखो, ध्यान देना है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो भाई आपने गोला मार दिया है कि ये बात तो सही है, लेकिन सही कौन सा नहीं, केवल एक। देखो ये कौन सा सही नहीं है, मैं उसको ऐसे कर देता हूँ, मैंने गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला। संवैधानिक निकाय है, गलत। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति की जाती है, ये सही। तो कौन सा गलत है, कौन सही नहीं है, वो एक सही नहीं, बाकी ये, तो ये वाला हो जाएगा 1 नंबर। ये ध्यान रखना, बहुत पेचीदा मामला है ये। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं कैग, आपको पता है कैग कहाँ पर रखा है? आर्टिकल 148 में लिखा हुआ कैग के बारे में। कौन से निकाय या निकायों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कर सकता है? संघ सरकार के मंत्रालय का बिल्कुल करेगा भाई, उसका काम ही है करना, है ना। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का भी कर सकता है ये। राज्य सहकारी समिति, इतना इतना लंबा मत लेके जाओ उसको कि सहकारी समिति भी करने लगे। ये प्रयोग सही काम बताना है, तो फिर ये गलत, ये सही, ये सही। तो 59 का 1 और 2 यानी बी सही हो जाएगा हमारा, राज्य सहकारी का नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ बताना है। आपको पता है कि इसका जो रिट ज्यादा है, इसका बल्कि कम है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल सही। जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए इस सही होने में, ठीक है, यानी ये होगा सही। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी कर सकता है यार। नहीं नहीं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति, अरे कहाँ भाई, ये तो इसका क्षेत्र होता है ना, इसका तो क्षेत्राधिकार होता है पूरा, अपने क्षेत्राधिकार में कर सकता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन ये अपने क्षेत्राधिकार में ही करेगा, क्षेत्राधिकार में ही जारी करेगा भाई, जारी करेगा, ये ध्यान रखना। देखो कितना बड़ी क्वेश्चन पूछा है इसने, यानी ये हो जाएगा गलत। यद्यपि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है, किंतु उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, ये भी सही है। यानी उच्चतम न्यायालय नहीं कर सकता, क्योंकि कर सकता है कि ज्यादा ग्राउंड है ना, इसलिए कर सकता है ये। तो 60 के पास हम आते हैं, तो देखते 1 और 3 ना, तो ये सी सही है, ठीक है। अब 61 में आते हैं, 60 के बाद 61 पे आते हैं। किसी विशेष दिन मतदान के समय
लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन देखा गया किसमें कितने लोग थे, 300 लोग थे। तो संविधान के अनुच्छेद 368 एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, केवल 200 सदस्यों के अनुसमर्थन से पारित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। मतदान के लिए सदस्य उपस्थित सदस्यों की दी गई संख्या के साथ पारित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत। अरे भाई सीधा देखो ना, ये 300 गुणे 2/3, अच्छा ये 3/2, ये हो जाएगा 150, ये गुणे 3 75, नहीं 2/3 होना चाहिए। 3 ये 100 हो गया, 100 दूनी 200, ये भी नहीं सही है शायद। ये 2/3 ही तो होना चाहिए ना, कम से कम आधा होना चाहिए और 2/3 होना चाहिए, ये 2/3। तो 300 है तो 3 धामा 3 एकम 3 200 गुणे ये 200 लोग हो गए तो काम हो जाता होना चाहिए था, लेकिन नहीं 276, 200 ज्यादा लोग चाहिए हमें। तो हम इसको कर देते हैं 300 गुणे 3/2, तो हो जाएगा 15। तो हाँ ये सही है, 15 तिया 45, ये तो 45 हो गया। 300/2 150। देखिए पहले तो कम से कम आधा होना चाहिए, पहले तो हमने आधा कर दिया। फिर दूसरा जब विधेयक को समर्थन की बात की जाएगी तो 2/3 होनी चाहिए, ये भी चलो कर दिया। फिर संसद के दोनों सदनों को संशोधन विधेयक को अलग अलग उसी रीत से पारित करना है, इसके लिए संयुक्त सत्र कोई प्रावधान है नहीं, पहले बताना चाहिए आपको। प्रत्येक संशोधन विधेयक के लिए यह विधेयक या विशेष बहुमत आवश्यक है। अच्छा लोकसभा में होते हैं 552 सदस्य, इसलिए किसी भी संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम 276 लोग होने ही चाहिए। ऐसा है क्योंकि आधे से संसद में आधे से अधिक लोग मौजूद हों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 276 लोग से तो मौजूद होने ही चाहिए, उनको समर्थन होना चाहिए। भले ही मतदान समय केवल 300 लोग मौजूद रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा तो उस पर 276 मत पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 276 मतदान पढ़ने चाहिए। तो 200 सदस्य 300 के हिसाब से सही है, क्योंकि 150 गुणे 2 2/3, तो ये 200 आ गया, तो ये उपस्थित है। लेकिन संसद के जो सदस्य है ना, उनका आधे से अधिक लेना है हमें, तो आधे से अधिक लेंगे तो 552 जो है वो 276 बन रहा है हमारा, ये हमको मेंटेन करना है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम देखें कि न्यूनतम 150 सदस्यों समर्थन से पारित किया जा सकता है, नहीं, कम से कम 276 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एनजीएचएम के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। इस संदर्भ में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 62, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ये इतना लंबा है। ठीक है, करते हैं विचार अब। यह मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है, एक तो सही हो गया। इस मिशन का जो लक्ष्य है ना, इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 10 MMT ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। 10 MMT, ये गलत हो जाएगा, 10 नहीं बल्कि 5 MMT होना चाहिए। ये है हमारा 5 MMT, ना कि 10 नहीं है भाई, 5 है, इसलिए गलत हो गया। इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 50 MMT CO2 का उत्सर्जन में कटौती करना है, ये बात हो जाएगी सही। यानी इसमें कौन सा हो जाएगा, कितना सही होगा, इसमें सही होगा 2, तो केवल 2 सही है इसमें।
62 ही है ना, 62, ठीक है 62 है। अब आते हैं हम किस पे, 63 नंबर पे। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कथन विचार कीजिए, इसके संचालन की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। अरे है ना भाई, संचालन की कोई है ही नहीं है, इसको तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब इसे लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकता है, एकदम सही है। कौन सा सही है, तो केवल दो सही है, सब सही नहीं हो सकता, केवल दो सही है। तो वही ना, तो 30 दिन के भीतर इसको अनुमोदन करना पड़ता है संसद द्वारा। उसके बाद 64 के बारे में देखिए, अब 64 के बारे में भारतीय और ब्रिटिश राज व्यवस्था के बीच अंतरों के संदर्भ बताना है कि भारतीय और ब्रिटिश राज व्यवस्था में क्या अंतर है। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों की संसद संप्रभुता बरकरार रखी, गलत, भारत में सीमित है, याद रखना, भी क्वेश्चन आया था इस पे, हम लोग पढ़े भी थे। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक है, नहीं क्यों करेगा, वो मंत्रियों को करना थोड़ी ना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। भारत और ब्रिटेन में सदन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अध्यक्ष राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देता, नहीं भाई, भारत में नहीं देता ना, तो रहता है। अभी देखिए ना कौन है, ओम बिरला जी है, इस्तीफा नहीं देते हैं। अच्छा इस्तीफा, हाँ इंडिया में दे देते हैं, वहां पे नहीं देते, कहाँ पे, आ, भारत के जो मंत्रियों के राष्ट्राध्यक्ष के अधिकारी, अच्छा राष्ट्राध्यक्ष है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा लोकसभा अध्यक्ष है। सदन के अध्यक्ष की बात कर रहा है ना, तो हाँ सदन के अध्यक्ष की बात कर रहा है। लोकसभा जो अध्यक्ष पद हुआ है ना, 95 होने के बाद उपरांत अध्यक्ष को अपने राजनीतिक पद से इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं होती, कोई बाध्यता होती नहीं, लेकिन वो दे देते हैं। हमारे यहाँ तो अभी चलता रहता है यही सब, लेकिन कोई बाध्यता है नहीं उसको। तो इसमें सही कौन सा होगा, 64 का सही हो जाएगा डी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के औपनिवेशिक इतिहास में रानी वेलु नचियार को निम्नलिखित में से किस कारण स्मरण किया जाता है, आपको यह बताना है। किसको, रानी वेलुचियार को, नचियार सॉरी नचियार, वेलु नचियार, रानी वेलु नचियार, इसका मतलब क्यों किया जाता है, आपको ये देखना है। वह शाही परिवार की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। उन्होंने बिहार में जनजातियों के उत्थान के लिए आंदोलन किया था। उन्होंने स्वदेशी कारीगरी और उद्योगों की, ये भी नहीं सही है। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन, नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी सही। आपको पता है ये कब की थी, ये थी 1730 लेकर 1796 के बीच में, 1730 से लेकर के 1796 के बीच थी ये रानी जी वेलुचिया, तमिलनाडु की थी ये राजकुमारी। कहाँ की थी, तमिलनाडु, आप लिख सकते हो तमिलनाडु, TN लिख देते हैं। अब बहुत भाषा जानती थी, फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू सबको पता था बेचारी को। उसके बाद हम आते हैं 66 पे आएंगे ना, हाँ 66 पे आते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। और कौन करेगा भाई, तो करेगा भाई, करवा देते हैं इसकी नियुक्ति। और राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35, अरे 35 कहाँ करेगा भाई, तो कहीं ले जाना थोड़ी ना है। तो कथन दो तो नहीं सही होगा, क्योंकि उसकी पात्रता के लिए न्यूनतम आयु शामिल है ही नहीं, सीधी सी बात है। बस ऐसा व्यक्ति हो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य, बस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने, यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो, न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो, होने योग्य हो, बस। उसके वेतन भत्ते को राज्यपाल द्वारा, हाँ राज्यपाल पर निर्धारित कर देता है। कितने सही हैं तो बताओ, कौन, एक दो, केवल दो सही हैं।
कर दिया दो सही, कोई बात नहीं। 67 देखते हैं। विचार करना है, संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करना। कि किसकी बात, अच्छा, प्रावधानों के कौन सा संविधान के भाग 4A के तहत मूल कर्तव्य बोले जाए। संविधान पालन करना तथा आदर्शों पालन करना बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल है। नदियों तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना बिल्कुल सही। समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, भाई तो ये डीपीएसपी में आ गया है। तो समान न्याय की बात है, तो ऐसा कौन करता है बताओ। समान न्याय ये आ गया हमारा 39A और 38 की बात करता है, ये डीपीएसपी में आ गया भाई। इसका मतलब ये जगह गलत, एक दो सही ये बी में है। मूल कर्तव्य के संदर्भ बात करनी है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य पूर्ववर्ती यूएसएसआर से लिए गए थे। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, यूएसएसआर से, बिल्कुल। अधिकारों का प्रयोग कर्तव्य की पूर्ति पर निर्भर करता है। जो अधिकारों का प्रयोग है ना, वो कर्तव्य की पूर्ति, यानी अगर आप कर्तव्य की पूरी पूर्ति करें तभी आपका अधिकार है, वरना नहीं है, कुछ इस तरह से। तो ऐसा नहीं है, स्वतंत्र है भाई, सीधी सी बात है। संविधान अधिकारों के प्रयोग की कर्तव्य की पूर्ति पर निर्भर सशक्त नहीं बनाता है, यह दर्शाता है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने से हमारे मूल अधिकारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये बताता है। अब देखते 69। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ये बड़ा ही खतरनाक था। तो आपको पता है जब ये हुआ था 1976 में खेल चल रहा था, ये 1976 में चल रहा था, उसी समय किया गया ये। कहा भाई छोड़ेंगे नहीं है, तो कहा ठीक है कर देते हैं। कि संशोधन यह प्रावधान किया कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, कि करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये इंदिरा गांधी ने किया था। 70 नंबर पे देखते हैं। संसद संविधान, पहले कथनों पर विचार करना है। संसद संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति में संशोधन का, पंथ निरपेक्ष क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, देखा याद रखना, और उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, यानी गलत। केवल संसद ही निर्णय ले सकती है कि कोई मामला संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं। अरे संसद क्यों लेती है यार, वो तो सुप्रीम कोर्ट लेता है, कोर्ट लेती है उसको, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। इसमें ये कहाँ से बीच में कूद गया बेचारा। तो ये तो ना तो एक ना तो दो सही है। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 आपको पता है कौन सा है, भारत के महान्यायवादी के पद हेतु प्रावधान करता है। बिल्कुल करता है भाई, कौन रोकेगा इसको, वो तो करता ही है। भारत का सॉलिसिटर जनरल को निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया, क्योंकि ये कोई वो है ही नहीं ना, मतलब कुछ संविधान में तो प्रावधान किया नहीं गया है, बेचारा कहाँ जाएगा अगर नहीं करेगा तो, इसलिए ये बात सही है। तो इसका मतलब कहीं सही है, दोनों सही हैं, ए भी सही है और पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपरोक्त कितने भूजल संदूषक हैं, यानी भूमि के जल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सीधा देखेंगे, आर्सेनिक करता है, यूरेनियम करेगा, फ्लोराइड करेगा, नाइट्रेट भी करेगा, सीधी सी बात है, सभी चारों हैं, कुछ देखना ही नहीं है। एक बार इसको हम थोड़ा डिलीट मार देते यार, मुझे लगा डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा, चारों हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 73 नंबर पे। 73 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके किनके द्वारा संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन करना होगा। तो क्या जरूरी है कि नहीं जरूरी है भाई, 5वीं अनुसूची में जरूरी है, ऐसा है नहीं जरूरी, सॉरी 5वीं तो ऐसे कर सकता है कोई। पहले देखते हैं कि कौन सा नहीं है ना, ऐसे देखेंगे डायरेक्ट यहीं से, ठीक है। तो भारतीय संविधान को 5वीं अनुसूची में संशोधन करने हेतु ये हो जाएगा हमारा गलत। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने के लिए
क्या चाहिए, संविधान संशोधन चाहिए? नहीं भाई, साधारण विधि से पास हो जाता है ये। नए मूल कर्तव्य को शामिल करना, ये चाहिए भाई इसको तो, यानी इसको चाहिए। तो कौन से आवश्यक नहीं है? तो एक नहीं है और दो नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? एक दो किस में है यार? ये डी में है। सही उत्तर चुनना है हमें। नहीं, अच्छा यहाँ पे है कौन सा नहीं है। नहीं के लिए कौन सही हो जाए? ये सही और ये एक और दो, बाकी सब हो जाएंगे गलत। तो कथन एक तो सही है, और कथन निम्नलिखित में से किसके किनके लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है? तो इसे हम करते हैं साधारण विधेयक से पार कर लेते हैं। किससे? साधारण विधेयक से इसको कर लेते हैं। साधारण विधेयक, यार रुक जा भाई, तो इसका मतलब इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी लगेगा, साधारण लगेगा। हाँ, तो नए मूल कर्तव्य को शामिल करने के लिए हम क्या करते हैं? और इसमें होता, क्योंकि मूल कर्तव्य जोड़े थे ना अभी 42 में जोड़े थे संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़े थे हम वहाँ पे, तो संविधान संशोधन किया गया था। इसका मतलब कि ये दोनों शामिल नहीं, बाकी तीसरा शामिल करना पड़ेगा संशोधन के विधेयक के लिए। उसके बाद 74 में देखते हैं, कवि के सुर्खी में रहने वाला ब्लू फ्लैग आपको पता है समुद्र तटों, मरीन क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों से है। अभी जो गोवा हुआ तट चलता रहता है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब चीजें। केरल में आप देखोगे तो आ, केरल को मिला है, केरल में एक जगह है कप्पड़ समुद्र तट कोझिकोड में है, और एक चाल समुद्र तट कन्नूर में है, इनको मिला है ब्लू फ्लैग। भारत जो कम से कम 13 मानक होते हैं, सॉरी 33 मानक होते हैं, कम से कम 33 मानक को पूरा करना पड़ता है। 33 मानक को पूरा करता है तो इसको अपनाता है वो। 74 नंबर। 75 नंबर ये सब गलत हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे नहीं। भारत में स्नान घाटों का अनुपालन का हेतु आवश्यक सुरक्षा सुरक्षा मानक, नौसेना रक्षा खरीद के लिए आवश्यक तकनीकी अनुमोदन, जलीय आहार का उत्पादन करने वाले उद्योगों द्वारा पूरा किए जाने वाले पोषक तत्व मानकों से है। ऐसा नहीं है। फिर हम आते हैं 75 नंबर पे, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जाते हैं? संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल सही, शक्तियों के पृथक्करण बिल्कुल सही, न्यायिक समीक्षा बिल्कुल सही। कौन सा सही है? तीनों सही है, तो इन 75 का सही हो जाएगा डी। 75 का डी सही होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। उसके बाद आते हैं 76 नंबर पे, देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने नेंगचू वन नामक विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार परियोजना शुरुआत की? किसने शुरुआत की? आपको ये बताना। क्या जापान ने किया? नहीं। दक्षिण कोरिया ने? नहीं। चीन ने? नहीं। ये जो नेंगचू पेंगचू था दिख रहा था ना, समझ में आ गया चीन ही है ये नेंगचू। समझ रहे? पता है कब किया इसने? इसने किया है जनवरी 2025 में किया, अभी हो गया 1 साल। संपीड़ित वायु ऊर्जा है ये परियोजना, लगभग 300 मेगावाट की ऊर्जा देगा ये, कम लगभग 300 मेगावाट। मेगावाट है ना कि किलोवाट पिगवाट। ये भाई खतरनाक ही काम करता है ये। 77 पे आते हैं, देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 360, ये भी आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। घोषणा करने शक्ति किसके किसमें नहीं था? वित्त आयोग में नहीं, संसद में नहीं, ये भी नहीं, ये भी। राष्ट्रपति यस, प्रधानमंत्री नो। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में राज्य समिति राज्यों से समझौता करने वाले समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? भारतीय संविधान सभा था एक, था जो राज्य समिति की अध्यक्षता, राज्य समिति उसमें बनी थी, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? आपको ये बताना। तो याद रखना, जो सबसे महान विद्वान माने जाते हैं उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। हम इसको फिर से डिलीट करते, फिर से हम आपको सामने लेके आते हैं। ये नेहरू जी थे, यानी राज्य समिति के बारे में।
संविधान सभा जब संविधान बन रहा था ना, तो कई समितियां काम कर रही थी। कुछ बड़ी समितियां, कुछ छोटी समितियां ऐसे थी। तो 8 समितियां ऐसी थी जो बड़ी समितियां थी। 8 समितियां कौन सी थी? 8 समितियां बड़ी थी। ये बड़ी समितियां थी। ये बड़ी थी। ठीक है। तो इसमें जो नेहरू जी है ना, वो काफी समितियों में काम कर रहे थे। जैसे संघ शक्ति समिति थी एक ठो, संघीय संविधान समिति थी, और आप देखोगे कि अभी ये जो राज्य समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी, वो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आप देखोगे कि प्रांतीय समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकारी समिति सरदार पटेल जी थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बड़ी समितियां थी, 8 इस तरह से काम कर रही थी। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको। ठीक है, 78 हो गया। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, अरे तेरी 8 बड़ी समितियां कौन कौन सी है, लिख दूं ये भी? नहीं, ये नहीं लिखी, इतना बहुत काफी है। 79 देखते हैं। 79, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है? अनुदेश मतलब वही जो डीपीएसपी की बात करने वाला है। तो बस फिर डीपीएसपी पकड़ लो, ये आ गया। प्रस्तावना की बात नहीं करेगा। अनुदेश अंबेडकर ने कहा था ये भी कि निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नर को जारी किए जाते थे। ये उनको बोला, आदेश दिया जाता था कि तुम ऐसे काम करोगे। अब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बात करना है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल है भाई। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो भी इसको पूरा हो। नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा इसका। तो 6 और 62 वर्ष की आयु जो पहले तय कर चुका हो, तो संवैधानिक निकाय तो है जो भी पहले हो। संवैधानिक निकाय नहीं है क्या ये? अच्छा, ये याद रखना यार, आयोग की बात कर रहा, सॉरी। ये तो एक्ट बनाया जाएगा ना इसकी। तो ये गलत, ये सही। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। ये सही नहीं है, गलत है ये। तो केवल 2 सही होगा। एक बार मिलाते हैं सही तरीके से हम। अच्छा, कौन सा सही नहीं है? अरे यार, ये तो 1 और 3, 1 और 3 ये है। वही तो मैं कहा कि कहाँ चला गया 2 नंबर। ठीक, यानी ये चीज सही है, 6 वर्षों का। राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, पक्का देता है। राज्यपाल को देगा, ये राष्ट्रपति को नहीं देता है। यहाँ लिख देते हैं राज्यपाल, राज्यपाल को देता है। तो क्या ये संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक नहीं, बल्कि ये संविधान द्वारा किया गया है। जब होता है तब बोलते हैं उसको। और विधानसभा करता है तो ये इसको हम कह सकते हैं क्या? वैधानिक कह सकते हैं, वैधानिक। क्योंकि एक्ट बना करके ये किया जाता है, इसका गठबंधन, संगठन। जबकि अगर राज्य लोक सेवा आयोग होता तो संवैधानिक, या संघ लोक सेवा आयोग होता तो संवैधानिक, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा तो ये हो जाएगा वैधानिक। ये बहुत मतलब टेढ़ी खीर है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा सबको। अब हम आते हैं 81 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के बारे में बात करेंगे कि निम्नलिखित कथन विचार करना, या भारत में विधि के शासन का मूलाधार है। बिल्कुल है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। एकमात्र मूलाधिकार है जो प्रकृति में निरपेक्ष है। अरे क्या बोल गया भाई ये तो, मतलब कुछ देर तो सही लग रहा था, लेकिन अचानक ये जज्बात जज्बात बदल दिया। ये मात्र 14 नंबर एकमात्र निरपेक्ष नहीं है, इसके कुछ संवैधानिक निषेध और अन्य अपवाद भी हैं।
ये निरपेक्ष नहीं यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, यानी गलत है ये। तो केवल एक सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। संविधान सभा का संदर्भ में बात करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत तहत किया गया। पता है आपको, किस कैबिनेट योजना के तहत किया गया था, ना कि माउंटबेटन योजना के तहत। तो यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई भी सदस्य नहीं था। बस थे यार, क्या बोले जा रहा है ये। आपको पता है कि इसमें थे आंग्ल भारतीय समुदाय के भी लोग थे इसमें शामिल, काम कर रहे थे इसमें, समझ लीजिए एक तरीके से। अब ये बताना आपको कैबिनेट मिशन कब आया था। ये आया था 1946 में। ये देखो यहाँ पे कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 नवंबर 1946 में गठन हुआ संविधान सभा का। तो ये तो न तो एक सही हुआ न तो दो सही हुआ। 82 डी। फिर हम आते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकती है। राज्यसभा पकड़ो, लोकसभा नहीं, गलत। राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, सही। ये भी प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति नहीं। अनुच्छेद 367 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं, यानी बी सही। 83 का हो गया बी। 84 देखते हैं फटाक से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया, बिल्कुल सही था, बनाया गया था भाई। इसको, इस इंसान को बनाया गया था। इसने भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन कर दिया था। इसने निदेशक मंडल, किसी की बात कर रहा है, और नियंत्रण बोर्ड के समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित में अधिनियम, अरे अधिनियम 58 में था, 61 में था, 92 में था, या 9 में था। 9 में तो नहीं है, क्योंकि 3 विशेषताएं तीनों होनी चाहिए, एक में होनी चाहिए। तो मैं अब आपको बता देता हूं कि देखिए कैसे कटेगा। 9 में तो नहीं होगा ये, 61 में पोर्टफोलियो का, ये भी नहीं होगा। वायसराय को भारत में ये एक से पकड़ में आ जाएगा, सिर्फ एक से ही। जब वायसराय को भारत में ऐसा ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया था, ये हो गया। क्योंकि जो वायसराय था ना, वो इलाहाबाद में एक एक जो है सूचना पढ़ा था, सूचना कह सकते हैं आप उसको। ये क्या था, उसको जो पढ़ा था उसने अधिकार कोई पत्र था, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। लॉर्ड कैनिंग था ना जो गवर्नर जनरल, तो उन्होंने एक आदेश था, आदेश 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 लॉर्ड कैनिंग ने आदेश पढ़ा था। और ये 1856 जब क्रांति हुई थी तब। लॉर्ड कैनिंग, क्या लिख दिया जा रहा हूँ भाई, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ये था 1860। तो 1858 के बाद ये तो हुआ किस अधिनियम में, 1818 अधिनियम में जब आया था तभी ऐसा हुआ। ठीक है, 84 है ना, या 84 ए। ठीक, 85 देखते हैं। 85 संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ बात करना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसे चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिकृत किया गया, एकदम सही। अपने कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संसद का समूह प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, ये भी सही है। ये प्रस्तुत करता, ये गलत हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही है बताना है आपको। देखिए, ये जो वर्गीकरण है ना, ये यानी वर्गीकरण कौन करता है, डीओपीटी करता है ये काम, डीओपीटी। इसका मतलब हो जाए गलत। और अपने निष्पादन कार्य प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संसद बल्कि राष्ट्रपति को देता है, ये सीधी सी बात है भाई। और भारत राष्ट्रपति के आदेश पर इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार नहीं, संसद बढ़ाती है इसके विस्तार। कितनी बड़ी बात देखो, संसद द्वारा इसको होगा, यहाँ पे लिख देते संसद द्वारा
और यहाँ पे लिख देते हैं राष्ट्रपति को, देखिए, और यहाँ पे लिख देते डीओपीटी। अब हो गया हमारा बात सही। आपको पता होना चाहिए कि डीओपीटी ही होता है जो ये काम करता है, जो ये आ, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श देने पे सरकार भी सलाह देता है। डीओपीटी यानी भारत सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग होता है। इसका मतलब ये तीनों सही नहीं है। 86 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है। हर जगह पारित करना होता है पूर्ण बहुमत से, क्या यहीं पे करना ही पड़ेगा उसको पूर्ण बहुमत से पारित? लेकिन पूर्ण बहुमत का मतलब है क्या यहाँ, यह समझना पड़ेगा आपको। फिर ये समझना ही पड़ेगा आपको, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तावित किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि किया जाएगा। लेकिन पूर्ण बहुमत की बात जहां तक आती है तो भाई साधारण बहुमत नाम का कोई चीज होता है? तो होता है, तो वहां लगा दो साधारण बहुमत। साधारण बहुमत हो गया, यानी ये गलत, तो बी सही। अब हम आते हैं, अब एकदम करीब पहुंच रहे हैं क्वेश्चन के। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्थिक न्याय, धर्म की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता, उपर्युक्त में से कितने उद्देश्यों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में किया गया है? तो आर्थिक न्याय किया गया है, किया गया है भाई। ये तो धर्म की स्वतंत्रता, ये भी, व्यक्ति की गरिमा, ये भी, चारों किया गया है। तो चारों मार दो, उसमें क्या ही करना है। आर्थिक न्याय का ना, न्याय आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक न्याय की बात करता है वहां पे। सॉरी, सामाजिक न्याय की बात, तीन प्रकार का न्याय है। फिर स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता कौन कौन सी है? फिर वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी बात की थी ना, फ्रीडम नहीं, लिबर्टी की बात करता है उसमें। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बनारस के राजा पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव उपरोक्त में से कितनों को लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद में नामित तीनों किया था? सीधी सी बात है, किसी को छोड़ा नहीं तो सबको किया था। लॉर्ड बनारस के राजा थे, 1862 में किया था ना लॉर्ड कैनिंग ने। हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो ये इसमें है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने इनको किया था बस। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्तीय आपात की घोषणा साधारण बहुमत से पारित की जा सकती है। वित्तीय आपात साधारण बहुमत से कर सकते हो, हाँ, बहुमत से ही करना पड़ता है। और ये 360 एक में लिखा हुआ, 360 एक में ये बात लिखा हुआ है। समझ में आ रही है? चलो ठीक है, मैंने आ गया। उसके बाद वित्तीय आपात की घोषणा को दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। विशेष क्यों? जब लगाया जाता है साधारण बहुमत से, तो विशेष क्यों करना पड़ेगा फिर इसमें? वित्तीय आपात की घोषणा केवल एक बार, कभी नहीं हुआ भाई, क्यों एक बार कहाँ से आएगा फिर ये? अरे कहाँ चला गया तू, भाग रहा है तू? ये केवल एक सही है। 89 हो गया। अब आते हैं हम 90 पर। CIC, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में बात करना है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, बिल्कुल से 10 से अनधिक, यानी 10 से अधिक नहीं होने चाहिए सूचना आयुक्त। मतलब 10 ही मान सकते हैं, हाँ ठीक है, मान लेते हैं, उसमें क्या करना है। ठीक है, तो कथन एक तो हो जाएगा हमारा सही। मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा। ले भाई, 5 वर्ष करता धारण। देखते हैं अभी। और ये हमारा है जो सूचना का अधिकार है ना, उसमें करता है। और इससे पहले 5, अभी शायद 6 कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा नहीं नहीं, अब केंद्र सरकार तय करेगी कितना करना है, यानी केंद्र के प्रसाद पर्यंत केंद्र द्वारा तय निर्धारित अवधि।
पहले 5 था लेकिन अब निर्धारित होगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये गलत, पहले था ये। पहले था लेकिन अब नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते, मुख्य निर्वाचन, अरे नहीं, मुख्य निर्वाचन समान थोड़ी ना होता है। ये होता है किसके समान? सूचना आयुक्त का जो संदेह है ना, केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाते हैं। बस ये केंद्र सरकार द्वारा विहित, केंद्र सरकार द्वारा विहित है ये, मतलब वो तय करता है। ऐसा नहीं है कि कोई और करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसके बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी हो जाएगा गलत, केवल एक सही हो जाएगा। यानी एक सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक, अनधिक यानी 10 से ज़्यादा नहीं। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, स्वर्ण शिव समिति आते ही किसकी बात करोगे आप? करों का भुगतान एवं मूल कर्तव्य होना चाहिए, कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा था, हाँ कहा था, करों का भुगतान मूल कर्तव्य होना चाहिए। मूल कर्तव्य का पालन न करने पर आर्थिक दंड होना चाहिए, उन्होंने कहा था। इस तरह का आर्थिक दंड लगाने वाले किसी भी कानून का मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय चुनौती नहीं दी जाएगी, ये भी सही है। उपर्युक्त समिति की कौन सी सिफारिशों सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई? तीनों नहीं मानी गई भाई। तीनों अगर मानी गई होती तो ऐसा थोड़ी ना होता। ये कब दिए थे सिफारिश? ये 1976 में दिए थे। बहुत सारी सिफारिशें थी, उसमें से जो स्वीकार नहीं की गई उसमें से ये सब था। कर के बाद किया था उन्होंने, अगर कोई मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता तो आर्थिक दंड होना चाहिए, नहीं प्रवर्तन ही माना था उनको, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। फिर अगर किसी ने आर्थिक दंड लगाने वाले किसी भी कानून को मूल अधिकारियों का उल्लंघन करता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो कहा ये भी नहीं माना गया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1949, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। उपरोक्त में से कितने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित सिद्धांतों को क्रियान्वित करता है? अब ये देखिए, ये तो अपने आप में थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा। ये पता करना है क्यों ये सब है। जो प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 है, इसका मतलब यही है कि जो महिलाएं हैं और जो समान पारिश्रमिक दिया जाएगा, महिला कर्मचारी हितों की बात की जाएगी, तो ये डीपीएस में तो है ये चीजें। तो इसका मतलब एक तो हो गया। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों का जो एक एक क्या बोल विशेषाधिकार है वो समाप्त हो रहा है इससे। लोग अब इसके सब लोग उस पर विश्वास करके एक साथ सरकार के बात में आएंगे। तो ये भी जगह सही। अरे कहाँ चला गया यार। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये भी वन्य जीव की बात करना है, डीपीएस में आएगा। दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम ने जो राज्य की लोक सेवा और न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक कर दिया था, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। क्रियान्वयन करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो राज्य के निदेशक तत्वों में निहित सिद्धांतों का ग्रहण करता है, सभी 4। अब आते हैं 92 के बाद 93 में। हाल ही में इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है, किससे संबंधित है बताओ? तो ये ज़्यादा आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाना तथा उन्हें बरामद कर, गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाना, अभियोजन के लिए वांछित व्यक्तियों की व्यवस्थित या निगरानी गिरफ्तारी की मांग करना, अज्ञात शवों की पहचान हेतु जानकारी प्राप्त करना। न ये सही, न ये सही, न ये सही, बल्कि ये सही। सिल्वर नोटिस मतलब आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाना है तथा उसे बरामद करना है। उसके बाद हम देखते हैं 94। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रदान किए गए निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी, बिल्कुल ये होना चाहिए, और करता भी है भाई। तो क्या ऐसा 4 में लिखा हुआ ये? इधर निधर तक तो नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी।
वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता यथा काम करने का अधिकार प्रदान करना। ऐसा भी हो सकता है क्या? ले भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं फिर, ये तो जब काटेंगे अगर हम ना, तो उसको हम सही करेंगे फिर, ये वाला। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल सही। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों में से संगठित करना, ये उसमें नहीं बल्कि डीपीएसपी नहीं है, ये उसमें है। अरे यार क्या चल रहा है मेरे साथ, ही है कुछ और लेकिन मैं कर कुछ और रहा हूँ, सब डीपीएसपी है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यवस्थित या सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करना, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता तक काम करने का अधिकार, ये नहीं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाना। ऊपर में कौन सा निदेशक तो गांधीवादी विचारधारा संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब ग्रामीण तो है, अनुसूचित भी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो 1 और 3 हमारा सी में है। अब आते हैं 95 पर। अनुच्छेद अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केवल विधि के समक्ष समता का प्रावधान विधियों के समान संरक्षण का नहीं है। ये क्या बातें बोल जा रही, तो मतलब कुछ भी बोल देगा ये। दोनों की बात किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार जहां समानों और असमानों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है, वह अनुच्छेद लागू नहीं होगा। ये बात सही है। तो कौन सही है? केवल बी सही है। कह रहा है उत्तर में कहा है कि जहां समानों और असमानों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है, वहां ये अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा ना सरकार को। तो वो काम करके भाई ठीक है यहाँ पे लगाते। और एक में तो साफ साफ कह दे रहा है कि भाई समता का अधिकार प्रावधान विधियों का समान संरक्षण नहीं है, एक उसी में दिया हुआ है, वो इम्प्लाइड है, मतलब कि उसको कोर्ट ने माना है ऐसा। 96 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य में क्या है? तीनों शामिल हैं। केंद्र और राज्य की विधायी, केंद्र राज्यों के कार्यकारी अंग, स्थानीय स्थानीय प्राधिकरण से, ये सब तीनों शामिल है इसमें। 1 2 3 तीनों शामिल है, 1 भी 2 भी 3 भी। उसके बाद 97 देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। यह न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी को होगा। इसका मतलब ये ठीक जारी किया गया आदेश है जो उसे विधि द्वारा सौंपे गए सार्वजनिक दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश देता है। यह तब जारी किया जाता है जब कोई प्राधिकारी से अपनी शक्ति प्रदान की गई हो, अनुचित रूप से उसका सवाल पूछेगा। परमादेश आदेश उत्प्रेषण प्रतिष्ठित अधिकार परिषद, तुमने किस अधिकार से काम किया, ये बताओ। या परमादेश, ये एक आदेश जारी करेगा। ये एक अगर कोई सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश देता है, यह तब जारी किया जा सकता है जब कोई प्राधिकरण जिसे वह शक्ति प्रदान की गई हो, अनुचित रूप से उसका प्रयोग करने से इनकार कर देता है। इससे किसी भी इनकार कर दिया मतलब बोला गया तो उन्हें इनकार नहीं करेंगे। इसे किसी भी प्रकार के प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के कार्य, प्रशासनिक, विधायी, अर्धन्यायिक, न्यायिक कार्य के संबंध में जारी किया जा सकता है। इसका प्रयोग सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक दायित्व के पालन को प्रवर्तनीय बनाने के लिए किया जाता है। कहता है करो तुम, परमादेश, हम आदेश देते हैं, ऐसा हम आदेश देते हैं, यानी तुम मना नहीं कर सकते अगर वो काम तुम्हारे, हम आदेश देते हैं, ऐसा। 98 राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में या केवल भारतीय संविधान के राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में ही मानवाधिकार को उल्लंघन की जांच करें। क्या बातें कर रहा भाई, गलत है ये सीधा सीधा। आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल के प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, तब केवल राज्य को देगा? बिल्कुल राज्य को ही देगा, लेकिन केवल शब्द लगा करके गड़बड़ कर देता बंदा। ये आयोग जो है ना जांच तो करता है ठीक ठाक से। ये अपना जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, उसके बाद केंद्र में भी है एक मानवाधिकार आयोग है जो 1993 के तहत उसका स्थापित किया गया था।
एक साथ कर रहा था इसने, तो ये सभी सूची को एक साथ लेता है, यानी ये भी गलत हो जाएगा हमारा। चलो, आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को नहीं बल्कि राज्य सरकार को देता है। ये रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल रखी जाती है। तो आयोग की सिफारिशों पर की कार्रवाई का ज्ञापन दिया जाता है। यदि आयोग की किसी सलाह को राज्य सरकार द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो इसके लिए भी तर्कपूर्ण उत्तर देना आवश्यक है। मतलब सरकार का समझ रखा जाएगा ये। विधानसभा में हो गया, कार्रवाई की जाएगी वहां पर। उसके बाद 99 हम देखते हैं कहाँ चला गया। यहीं, अच्छा ये मैं वही सोच रहा हूँ यहाँ पे कहाँ से आ गया ये इधर 99 है। लोकतंत्र के संदर्भ में बात करनी है, कथन पे बात करना। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है, पहली चीज। उसके बाद कह रहा है कि लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर, लोकतंत्र में सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होता है। यही तो बनता है, लोकतंत्र अगर है तो वहां विधि तो काम ही करेगा और क्या करेगा। ये सही ये गलत, यानी एक सही दो गलत, दोनों सही गलत, दोनों सही गलत, एक सही दो गलत, सी नंबर सही। भारतीय संविधान के भाग 3 यानी FR की बात कर रहा है के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत ये धार्मिक विश्वासों, धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों को शामिल करता है, बिल्कुल शामिल करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती नहीं, की जा सकती भाई। राज्य को धर्म ही नहीं, कैसे कैसे करेगा फिर वो। इसलिए हम आपको इतनी कोशिश करके मैंने आपको पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, और एक टेस्ट के हिंदी का टेस्ट है ये, पूरा लगा करके आप भी इसे ध्यान से इसे देखें, समझें और आप इसे सॉल्व करें। और आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा बीच बीच में, अगर वीडियो को पॉज करोगे फिर आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। लेकिन याद रहे बस, ये सरशाह को यूपीएससी जो है ना, ये आपके सहयोग से ही चलेगा। और आपका सहयोग सिर्फ सहयोग यही करो आप कि इसे सब्सक्राइब करो प्लीज, नहीं तो फिर ये किसी काम का नहीं होगा फिर ये। और अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए प्लीज इसे आप लाइक जरूर करें, शेयर करें। मैं पूरी टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगा आपके सामने, पूरी टेस्ट सीरीज। मेरे पास कम से कम 30 से 35 टेस्ट सीरीज हैं और मैं सब आपके सामने लेकर के आऊंगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। और एक महीने में रोज लेकर के आऊंगा, डेली। ये मैं आपको डेली लेकर के आऊंगा। एक महीने में तो रोज लेकर कर एक एक आऊंगा तो एक महीने में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएंगे। अब एग्जाम मई में है, यानी 5 महीने बाद। ये 5 में है तो ये फरवरी चल रही है हमारी, फरवरी में 30 खत्म हो जाएंगे, यहीं पे समझ लीजिए हमारी। एक नहीं दो दो लेकर के आएंगे और क्या। लेकिन और पढ़ने ना भी, अभी तो अभी स्टैटिक पार्ट भी लाना है आपके लिए। स्टैटिक पार्ट में जैसे इन्वायरमेंट का लेकर के आएंगे, ज्योग्राफी का लेकर के, पहले इन्वायरमेंट फिर ज्योग्राफी, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। पीवाईक्यू भी लेकर के आना है आपके लिए, पीवाईक्यू दोनों पीवाईक्यू लेकर के आना है, फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का भी पीवाईक्यू लेकर के आना है। बहुत जल्दी ये सब काम शुरू होंगे और लेकर के आएंगे आपके सामने फिर से। और अभी PT 365 चल ही रहा है और वो इन्वायरमेंट का चल रहा है, और आपको बहुत जल्दी से वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगले टेस्ट सीरीज लेकर के।